नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ना कोई आंधी आई, ना ही मूसलाधार बारिश हो, ना ही किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा। इसके बावजूद बिहार के रोहतास जिले में 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बन रहा रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया। इस घटना ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया और मौके की तलाश में बैठे विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मुद्दा मिल गया। बिहार के सासाराम स्थित रोहतास किला तक जाने के निर्माणाधीन रोपवे ट्रायल के दौरान अचानक गिर पड़ा। नए साल के अवसर पर इस रोपवे का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होना था। 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से यह परियोजना पिछले 6 वर्षों से निर्माणाधीन थी, पर 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी थी। रोपवे की घटना के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने बिहार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि रोहतास किला ढह बनाया गया रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट करे। यह घटना बिहार में विकास के नाम पर हुए संगठित भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण है। देखिए, रोहतास के रोहतासगढ़ किले में जो रोपवे का कार्य चल रहा था और जो 1 जनवरी से रोपवे पूरी तरह से जनता और जनता के बीच में समर्पित किया जाना था, ये पिछले 6 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा था। 13 करोड़ 60 लाख से ऊपर इसमें राशि खर्च की गई, लेकिन हुआ क्या? ये धाराशायी हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। जिस तरह से बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों के आकर्षण के लिए रोहतासगढ़ किले में रोपवे बनाए गए थे और उसका आज ट्रायल हो रहा था और ट्रायल के दौरान ही रोपवे धाराशायी हो गया। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार में विकास के कार्य किस तरह से हो रहे हैं। बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट हो रहा है, संगठित लूट, संगठित भ्रष्टाचार। और जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, उसका यह बेहतरीन नमूना है रोहतासगढ़ किले का रोपवे का धाराशायी हो जाना। और इस तरह के निर्माण कार्य, इस तरह के कार्य में जो लोग भी संलिप्त है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भ्रष्टाचार कितनी दूरी तक हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 13 करोड़ 60 लाख के कार्य 6 वर्षों में पूरे हुए और उसमें किन किन लोगों की संलिप्तता रही, किन किन लोगों की भूमिका रही, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और सारे लोगों को जो भी इस मामले में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोहतास किले के रोपवे पुल में जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और ये बात अच्छी है कि सरकार ने पुल को उद्घाटन करने के पहले उसका ट्रायल किया और ट्रायल में ही घटना घट गई। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से भाजपा यह मांग करती है उस ठेकेदार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसी के खर्चे पर, सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है, ठेकेदार को उसी खर्चे पर रोपवे पुल दोबारा बनाना पड़ेगा। यह सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं। यहाँ अगर आप चाहेंगे कि गुणवत्ता में कंप्रोमाइज करें और बच जाए तो आप बच नहीं सकते, गुणवत्तापूर्ण काम करना ही पड़ेगा। अगर इसमें ठेकेदार की या कंपनी की कहीं कोई गलती है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और सरकार उससे जुर्माना उससे लेकर उसी खर्चे पर उसको जुर्माने के तौर पर उसको फिर से दोबारा रोपवे पुल बनाकर देना पड़ेगा और फिर से उसमें ट्रायल किया जाएगा, ताकि कोई जब पुल चालू हो तो कोई जान माल की क्षति नहीं हो। देखिए, मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 10% कमीशन वाली सरकार है। तो जाहिर सी बात है इस रोपवे प्रोजेक्ट में भी कमीशन खाया गया होगा। ये कमीशन 10% से ज्यादा हो गया होगा। अब ठेकेदार क्या करता? रद्दी माल लगाया और बिहार के 14 करोड़ रुपए डुबा गया। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राबड़ी आवास खाली करने को लेकर कहा जा रहा है और जेडीयू कह रही है कि उसके अंदर तहखाना है। इस पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने कहा कि बोलने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सरकार के पास काम करने के लिए कुछ विजन नहीं है। लोगों को घर से बेघर करना, चाहे वो आम जनता हो या नेता हो या गरीब हो। ठंड के मौसम में गरीब लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कोई इलीगल तरीके से रह रहा है तो सबसे पहले सरकार को उसके लिए आशियाना बनाना चाहिए, फिर कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले 2 दशक से राबड़ी जी उस आवास में रह रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम जनता के हित में काम करना है, ना कि किसी नेता विपक्ष को परेशान करना। विपक्ष भी जनता का एक पार्ट है। जिस सरकार जब अंधी हो जाती है
बड़ी हो जाती है तो उसको रास्ता दिखाने का काम, सुनाने का काम विपक्ष का है। एनडीए जो सरकार अभी आवाज दबाने का काम कर रही है विपक्ष का, हम लोग डरने वाले नहीं। उनके पास पावर है, जो भी करना है करें, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। सरकारी दंपति सरकारी सिस्टम पर है और हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। हमने भी मंत्रिकाल में बंगाल में रहा, उसके बाद खाली कर दिया। उस तरीके का विवाद करना सही नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? ठीक है, लेकिन अभी यही तो इस सरकार के पास कोई काम करने के लिए विजन नहीं है, जो जिससे राज्य के लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है, वो काम ये सरकार कर रहे हैं। लोगों को घर से बेघर करना, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, गरीब हो। आपने देखा कि इस तरीके से ठंड के समय में किस तरीके से गांव गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर अनलीगल तरीके से अगर रह रहा है तो वो भी समय रहते हुए समय देकर उनको उस चीज़ करना चाहिए। सरकार उनको पहले आशियाना बना के देना चाहिए, बसाना चाहिए, उसके बाद तोड़ना चाहिए। उसके बाद आप जब मानिए कि 2 दशक से राबड़ी जी इस आवास में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, तो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जनता का हित में काम करना, ना ही किसी नेता विपक्ष को परेशान करना। ये विपक्ष भी जो है जनता का एक पार्ट है। विपक्ष जो है, सरकार जब अंधा हो जाता, बहरा हो जाता है, तो उसको रास्ता दिखाने का काम या सुनाने का काम ये विपक्ष का ही है। तो ये जो अभी एनडीए की सरकार है वो विपक्ष का आवाज़ को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना का कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। घर खाली कराए, जो भी करना है करे, उनके पास पावर है, सब चीज़ करे, लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों को घर से कोई मोह माया नहीं है। सरकारी संपत्ति सरकारी सिस्टम पे है, उनका है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने भी मंत्री काल में रहा, बंगला में हमने खाली कर दिया और समय अनुकूल सब लोग अपने अपने चीज़ को छोड़ेंगे और छोड़ते रहे आए हैं। तो लेकिन इसको लेके विवाद इस तरीके से करना, ये मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। उनको सरकार में आए हैं, जनता ने उनको मौका दिया है, वो काम करे। जनता तो मौका दिए नहीं, पैसे के दम पे ये सरकार बनाए, जनादेश को चोरी किए, लोगों को 10-10 हज़ार रुपया बांट कर सरकार बनाए हैं। अभी 2 लाख रुपए और जो देना है उसके लिए पैसा व्यवस्था करे और जनता को दे। अभी तो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अमित शाह जी के सामने में हाथ फैलाए कटोरी लेके कि हमको कुछ मदद कीजिए। अगर वो मदद करेंगे तो इस साल में लोगों को दिवाली नया साल मनाएंगे, नहीं तो बहुत सारे कर्मचारी नया साल नहीं मना पाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। तो जब तक भारत सरकार मदद नहीं करेंगे तब तक बिहार में लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पाएगा। तो ये काम जो इनका काम है करना, वो काम नहीं करके उलुल जुलुल काम करे। जनता सब देख रही है, समय आने पर इन लोगों को जवाब दिया जाएगा। अभी पहले 2 लाख रुपया बांटने का काम करें। तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा कि कितना पुल गिरा है, कितना ब्रिज गिरा है, कितना भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार खुद स्वयं नहीं देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनका तबीयत अस्वस्थ है। अधिकारी जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री बन के काम कर रहे। भ्रष्टाचार पूरा बिहार में एकदम चरम सीमा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें जन्मोत्सव प्रकाशोत्सव के मौके पर बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान वहां पहुंचे और गुरु दर्शन किया। वहीं उन्होंने गुरु मत्था टेका भी, आशीर्वाद लिया। बिहार के राज्यपाल महोदय ने बहुत बड़े अस्पताल का शिलान्यास किया। 14 करोड़ की राशि से अस्पताल निर्माण करवाई जाएगी। इसकी राशि सिख समुदाय की मुंबई के रहने वाले 16 श्रद्धालुओं के द्वारा खर्च दिया गया। हम लुधियाना से आए हैं। हमारे साथ प्रेमी हैं जो जलंधर, लुधियाना, फगवाड़ा सारे प्रेमी मंजी साहब आलमगीर गुरुद्वारे ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਮਗੀਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। महाराज ने 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੀਰ ਲਾਈ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 8 साल बाल लीला गुरुद्वारे लंगर लगाया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले मैं आज पटना साहब की पावन धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पुष्कर स्थान, जहाँ के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश पर्व जो है बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। दीक्षित का शपथ जो है, और इसके साथ बड़ी खुशी की बात है कि पिछले दिनों हमने बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब आरिफ मोहम्मद खान जी से मिले
और उन्होंने बताया कि हमने 4 साहिबजादों के नाम से MRI CT स्कैन जो है वह शुरू करना चाहते हैं। आपकी तरफ से हमें ज़मीन की जरूरत है, यहाँ निःशुल्क सभी सेवा दी जाएगी। तो उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी बुलाया और उन्होंने कहा कि जो भी ज़मीन की इनकी जितनी जरूरत है बताइए। उनको बताया कि इतनी ज़मीन की जरूरत है, तो उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी से कहा दिया कि आपको ज़मीन कहीं पर भी करके दे दीजिए। 2 दिन बाद राजभवन के लोग आए और उन्होंने बताया कि पटना से तो जस्ट 300-400 मीटर की दूरी पर मंगल तलाब के पास में ज़मीन है, 7000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है उन्होंने ताकत साहब को निःशुल्क ज़मीन जो है वो MRI सेंटर खोलने को दी है। और MRI की जो मशीनें लगेगी उसके लिए बॉम्बे के गुरविंदर सिंह के बाबा होटल वाले करके जाना जाता है, उनकी तरफ से करीब 14 करोड़ की लागत वाली मशीनें लगेगी। उन्होंने लागत दी है, उन्होंने मशीनों का ऑर्डर भी कर दिया है और बहुत जल्दी बिल्डिंग भी बन के जाएगी। और हमने बिल्डिंग बनाने के लिए जो है उसके लिए कार सेवा संप्रदाय भूरी वाले बाबा के हमारा सेंटर खुलने जा रहा है, बिल्डिंग बनानी है। उन्होंने कहा ये बिल्डिंग बन गई, मतलब हमने बना के बोल दिया, उसको भी हाँ कर दिया। अब जमीन मिल गई है, बिल्डिंग तो बन के तैयार होगी, मशीनों का भी ऑर्डर दिया गया। और पटना वासियों में बड़ी खुशी नहीं कभी कि निःशुल्क जो यहाँ पर MRI सेंटर जो गरीब लोग इलाज नहीं करा सकते उनके लिए ये बहुत बड़ा होगा कि हम MRI मशीन की जो मशीनें लग जाएंगी। उसके लिए बिहार सरकार के गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद को और पूरे प्रशासन को, पूरे बिहार सरकार का धन्यवाद करता हूँ जो ज़मीनें दी। और गुरविंदर सिंह बाबा जी का भी धन्यवाद, इसके साथ ही काफरा भूरियाल बाबा धन्यवाद। और हमारी प्रबंधक कमेटी का जिन्होंने प्रधान वाहिगुरू की फतेह। आज धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर जो मैं सबको पहले तो बधाई देता हूँ। और इस खुशी के दिन में एक खुशी और ऐड हो गई है कि मंगल तालाब में रेड क्रॉस के नज़दीक गवर्नर साहब द्वारा हम लोग को 7000 स्क्वायर फीट जमीन अलॉट किया गया है। इस पर MRI सेंटर बनेगा, CT स्कैन बनेगा, एक्सरे होगा, पैथ लैब होगा, कैंसर का होगा और OPD का भी सेवा मिलेगा। तो जो बेचारे गरीब लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ये उनके लिए प्रोवाइड किया गया है। इसमें बहुत नॉमिनल एक्सपेंस मतलब ना के बराबर निःशुल्क ये चार्जेस होंगे और लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। पैसा तो भगवान ने बहुत लोगों को दिया पर दिल जो है बहुत कम लोगों के पास है। तो बाबा जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुंबई में बैठ के ये मतलब किया कि इसको मैं पटना साहब में ये सेवा देनी है। तो मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। सिख समुदाय में बहुत उत्साह है, ये बहुत बड़ा शुभ उपराला हुआ है जो सिख समाज बलिदान और सेवा में अपनी रखती है भावना, सब सेवा करने में। तो ये बहुत अच्छा है जो हमारे बिहार की संगत को, बिहार के लोग को और सिख समाज के लोग को जो ज़रूरतमंद हैं उनको निःशुल्क प्रदान मिलेगा। और आज के दौर में इतनी बड़ी ये दवाइयाँ इतनी महंगी, इतना सब कुछ है कि आदमी उसी में अपना भरपाई नहीं कर पाता है। तो ये बहुत अच्छा सिख समाज बहुत धन्य है जिन्होंने करवाया, उसके लिए बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और बिहार की संगत। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीते दिनों राबड़ी देवी की सरकारी आवास के अंधेरे में धीरे धीरे खाली करने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें पेड़ पौधों की गमले की तस्वीर सामने आने के बाद सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि रात के अंधेरे में राबड़ी देवी को आखिर आवास खाली करने की इजाज़त किसने दी। तेजस्वी यादव और लालू यादव बिहार में नहीं हैं, उसके बाद भी आवास खाली हो रहा है। ठीक है, आप आवास खाली कर रहे हैं, लेकिन गमले और पौधे को ले जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ
आपकी निजी संपत्ति है या फिर सरकारी संपत्ति को ले जा रहे हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। प्रतिपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहां है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एक को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और बगैर अनुमति के और सक्षम विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि आप उस संबंध में पूरी सूची अद्यतन रखिए कि कौन कौन सरकारी संसाधन वहां इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो हमारी आशंका है कि तहखाना में भी हो सकता है, साथ ही साथ वहां पंखा है, वहां रेगुलेटर है, लैट्रिन है, उसका टोटी है, साथ ही साथ पाइप है। तो ऐसा नहीं हो कि सब उखाड़ करके लोग लेके निकल जाए, अब बाद में माथा मत पीटिए, बल्कि कानून के अनुसार सक्षम कार्रवाई होना चाहिए, आम और खास के लिए अलग अलग नहीं। कुछ लोगों ने ठान लिया है, उसमें संस्थानें भी शामिल हैं, कि लालू प्रसाद जी को जितना बदनाम करो हमारी राजनीति जो है निखरेगी। बिहार के लोग भी समझते हैं इन बातों को। पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, विभाजित बिहार के भी, एकीकृत बिहार के भी। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी सदन के सदस्य हैं, इंटाइटिल हैं, आवास में रह रहे हैं। उसको लेकर करके हाय तौबा मचाई जा रही है। वह भी पूरे तौर पर एक खबरें बनाई जा रही है। मुझे हैरानी होती है, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी किस भवन में जाएंगे, निजी में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे, इसको लेकर के आपको चिंता क्यों हो रही है? उनका निजी फैसला होगा कहां जाएंगे वो। अब जिस तरह से 10 नंबर के आगे जमकड़ा लगा कर करके आने जाने वाले लोगों का आप स्क्रीनिंग करते हो और सबको खबर का हिस्सा बनाते हो, यह ठीक नहीं है लोकतंत्र में। यह लोकतंत्र का स्तंभ नहीं माना जाता है इस तरह की प्रक्रिया को। अब जाते हैं गौशाला पहुंच जाते हैं, निजी आवास पहुंच जाते हैं, और दल के भी नेता है ना, और दल के भी लोग हैं। कई सरकारी आवास हैं जिसमें अधिकृत तौर पर लोग अभी भी रह रहे हैं, बड़े बंगले हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 नंबर में तहखाना बना हुआ है, अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए, और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो आपको राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। भ्रामक खबर चला करके इमेज को डेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। जनादेश मिला है 202 का, आपको जैसे भी लाया है जनादेश, आपने मसारी मैनेजमेंट से लाए, चाहे जिस खजाने खाली करके लाए आप, सत्ता चलाइए ना। 2 लाख रुपया दीजिए उन महिलाओं को जिनको आपने 10,000 रुपया दिया था सीड मनी के रूप में। चर्चा उस पर होनी चाहिए। क्या है खजाने की स्थिति, श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए। बजट एलोकेशन कितना था, किन योजना मद में पैसा आया, वो पैसा कहां ट्रांसफर डायवर्सन हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो लगातार चर्चा करते हैं। किसी के घर के निजी जीवन में ताक झांक कर करके आप जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अब प्लांट पर चर्चा, अब कोई खरीद करके नर्सरी से प्लांट लाए, दालचीनी का, बादाम का, संतरा का, ताबूस को लेकर के भी खबर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार इन दिनों
भीषण ठंड और घने कोहरे की गिरफ्त में है। शीतलहर के लगातार बढ़ते असर से पूरा प्रदेश ठिठ हो रहा है। हालात ऐसे हैं, सुबह और रात के समय घने कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई है। इस सीजन में अब तक 2 दिनों में न्यूनतम दृश्यता महज 50 मीटर तक दर्ज की जा चुकी है। दिन प्रतिदिन ठंड और कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई है। घने कोहरे का सीधा असर यातायात व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। सड़कों का वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है, जहां कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, वहीं कई हवाई सेवाएं भी कोहरे की चपेट में हैं। कई उड़ानें विलंब से संचालित हो रही हैं तो कुछ को रद्द करना पड़ा। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विभाग ने बिहार के 26 जिलों में कोल्ड डे का लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 31 दिसंबर तक राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार में ठंड का असर अधिक देखने को मिलेगा। इस मौसम में कोल्ड डे की संख्या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सिवान, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार जैसे कुछ जिलों को मिलाकर कुल 23 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के सभी 38 जिलों में घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में पारा 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।